नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, होली खत्म हो गई है। होली का दहन हो चुका है, लेकिन असल होली तो अब शुरू होगी और असल होली का दहन अब शुरू होने वाली है। अत्याचार, अनाचार दोनों का एक साथ होली का दहन होना है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक होना है। कैसे होना है वो सब आज हम बताएंगे आपको। शैलेंद्र नगरकर का क्या होगा और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर श्रीमान परमवीर सिंह जी का अब क्या होगा, और उसके बाद श्रीमान आदित्य ठाकरे जी, श्रीमान उद्धव ठाकरे जी। मैंने कल परसों आपको बताया था कि माननीय श्रीमान अमित जी शाह का एक ऑपरेशन बिहार में पूरा हो गया है, लेकिन एक ऑपरेशन तो अभी होना है और उस ऑपरेशन में उनको शायद हम लोगों से काफी मदद मिल रही है, क्योंकि लड़ाई तो फ्रंट पर हम लोग लड़ रहे हैं, अदालत में हम लड़ रहे हैं। वो तो बचाने की भी कई बार कोशिश करते हैं, अमित शाह जी तो नहीं करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग हैं जो बचाने की कोशिश में लगे हुए, जुगत में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में बैठे हुए हैं। लेकिन इस बार एक नहीं चलेगी। कब तक टालोगे? टालने से बात नहीं बनेगी। और उसकी शुरुआत हो रही है साहब दिल्ली से। दिल्ली से कैसे शुरुआत हो रही है? अभी एक फैसला आया है। उस फैसले में उन्होंने, मतलब निचली अदालत ने, अपने ही दोनों ऊपर की अदालत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अदालत की खिल्ली उड़ा दी है। तो पैसा जो गया, जो लूट हुआ, वो कौन लौटाएगा? और अगर लूट नहीं हुआ तो जो डॉक्यूमेंट आए थे वो क्या थे? डॉक्यूमेंट अगर आए थे तो हाई कोर्ट ने उस डॉक्यूमेंट को आधार बना करके बेल क्यों नहीं दिया? और जब हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कहा, क्यों ये कहा कि भाई हम निचली अदालत के मामले में नहीं पड़ेंगे, सुनवाई क्यों नहीं की? सब धन बायस पसेरी चल रहा है अदालत में। जो आया उसको 1, 3, 5 कर दो। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। दिशा के पिता का सिंपल एप्लीकेशन है, प्रेयर है, एफआईआर फाइल करो, इन्वेस्टिगेशन ऑन करो। नहीं करेंगे। तो अब होली का जो दहन होगा वो कैसे होगा, इस पर बात करने के लिए श्रीमान नीलेश ओझा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। नीलेश जी आइए, जरा जरा पर्दा हटाइए। मेरे ख्याल से आपकी तस्वीर नहीं आ रही है, आपकी वीडियो नहीं आ रही है। नीलेश जी अभी आपको बताएंगे, दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम एक साथ चल रहा है। एक तो दिल्ली का घटनाक्रम है और ये दिल्ली के घटनाक्रम का सीधा संबंध अभी मुंबई से है। मुंबई में अदालत में क्या क्या गुल खिलने वाला है। आज तो शनिवार है। रविवार के जाने के बाद मुंबई की अदालत में, अदालत मतलब मुंबई हाई कोर्ट में, जबरदस्त गुल खिलने वाला है। क्योंकि वो जो 2 महीने की, 2 सप्ताह की जो मियाद थी, वो मियाद भी पूरी तरह से खत्म हो गई है। और नीलेश जी आ गए। 2 सप्ताह की मियाद भी खत्म हो गई है। अब एक साथ कंसर्टेड अटैक कर रहे हैं नीलेश जी। दिल्ली में भी कर रहे हैं और मुंबई में भी कर रहे हैं। दिल्ली के कैसे, अब ये दिल्ली तक इनकी पहुंच हो गई है। इन्होंने तक तय किया है शिवाजी महाराज की आत्मा इनमें घुस गई है और ये लगता है कि सारे औरंगजेब को तहस नहस कर देंगे। तो ये बताइए, ये होली के बाद जो नए नए होलिका दहन क्या आपने तैयारी कर ली है, तो उसकी शुरुआत पहले दिल्ली से करते हैं। वो प्रकरण जरा देश को बताइए। देखिए क्या है, ये पब्लिक को जो बेवकूफ बनाने का काम चलता है। हम्म। हाँ, इसका भी सबसे बड़ा एग्जांपल लीजिए। क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी के, मनीष सिसोदिया जी और जो भी 23 अन्य मतलब आरोपी, इनको डिस्चार्ज कर दिया नीचे के जज ने। अब डिस्चार्ज करने के बाद में इनके इंटरव्यू आते हैं, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है।
अब बताइए, वो इंटरव्यू में आके कैमरा पर बोल रहा है हाँ, वो इंसान। हाँ, ठीक है। अभी आप सुनिए, पहली चीज, इस मैटर में ज्यादा लॉ में मत जाइए, कॉमन मैन के लैंग्वेज में मैं बताता हूं। हम्म। ऐसा मान लो नीचे का जज सही कह रहा है और अरविंद केजरीवाल जी भी सही कह रहे हैं, तो उसके उसके क्या अर्थ निकलते हैं? उसके ये अर्थ निकलते हैं कि इसके पहले जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इनको साल साल भर जेल में रखा, तो वो तो गलत है फिर वो लोग, बिल्कुल गलत है ना? और बिल्कुल है। फिर बिना सबूत के उन्होंने उनको रखा, मतलब जो जज हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया इनके खिलाफ कि प्राइमा फैसी केस है, बेल देने का केस नहीं है, और ये कह रहा है कि ये तो एक सबूत नहीं है ये केस में, नीचे का जज कह रहा है। केस चलाने तो के लायक भी केस नहीं है, मतलब हाँ, ये ट्रायल कोई होने के सबूत ही लिए भी नहीं है। केस नहीं है। हाँ, है ना? तो ट्रायल के लायक केस है ही नहीं है, चार्ज फ्रेम करने के लायक केस नहीं है, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस, इनके नजर में फिर सब आरोपी हो गए। और फिर अगर और नी, और नीचे की बात, जजेस की बात अगर सही मान ले नीचे के जज की, तो फिर क्या होता है, ऊपर के जजेस पे आईपीसी 220, मतलब जो बीएनएस का जो नया सेक्शन है 258 259 जो भी है, वो लागू हो जाते हैं। कि वो क्या कहता है कि बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति को अनलॉफुली डिटेन करना, या किसी को खुश करने के लिए, या पुलिस वाले ने पॉलिटिकल लीडर के कहने पे खुश करने के लिए किसी को अरेस्ट कर लिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, तो बोले आईपीसी 220 का 7 साल की सजा का हकदार है। और वो जो सेक्शन है 220, वो सारे अधिकारी और जजेस को सबको लागू होता है। उसमें लिखा है कि दोज हु आर हैविंग अथॉरिटी टू सेंड ए पर्सन फॉर ट्रायल। अब उसमें और आगे लिखा है कि मतलब मैलिसियसली, ये वो जो भी वर्ड है, उसके आगे समा अरुणा का जो लीगल मैलिस के जजमेंट्स है, वो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, कि जज ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मुझे लॉ नहीं मालूम था। इट इज प्रिजम्पशन दैट यू आर सपोज टू नो द लॉ। और आपने अगर कुछ किसके आपके वजह से किसी को इंजरी हुई है, अधिकारियों का हनन हुआ है, आप कॉम्पेंसेशन देने को भी बाउंड है, और आप सजा के भी हकदार, ये लॉ है। तो अगर अरविंद केजरीवाल की नीचे की जज की बात मान ले, तो फिर हाईकोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज दोनों आरोपी हो गए। मानना ही लेकिन पड़ेगा ना, वैसा, हाँ, मानना तो पड़ेगा, लेकिन, आरोपी हो हाँ, गए। हाँ, लेकिन वैसा नहीं है। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं और यहाँ का लॉ बताता हूं। जो फाइंडिंग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की है, वो फाइंडिंग बाइंडिंग है नीचे के जज पे। आप दिल्ली का आपको एक एग्जांपल बताता हूं मैं। दिल्ली के केसेस जो है ना, दिल्ली में ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी नीचे दिल्ली के निचली अदालत के जजेस ने कई बार आइदर भ्रष्टाचार करके, नहीं तो फिर लॉ का नॉलेज नहीं है, बेवकूफी की वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, लॉ के खिलाफ आदेश पारित किए। तो ऐसे जजेस के ऊपर स्ट्रिक्चर पास करके कोर्ट ने किसी के ऊपर कंटेम्प्ट की फाइंडिंग दिया, किसी को बोला तेरी मतलब तू बेवकूफ है, तेरे को बेसिक नॉलेज नहीं है लॉ का, इसको ट्रेनिंग पे भेजो, ये जुडिशरी में कैसा आ गया। तो डिपार्टमेंटल एक्शन, कंटेम्प्ट का एक्शन, ऐसे कई ऑर्डर हुए हैं। उसमें सबसे लैंडमार्क जजमेंट मैं आपको वन बाय वन बताता, आपको भी शॉक हो जाएगा। जब जस्टिस मार्कंडे काटजी और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा की बेंच थी, उस समय एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, और वो ऑर्डर के अगेंस्ट उसको सुपरसीड ओवररूल करके दिल्ली की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अर्चना सिंह थी, उन्होंने एक आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा वो देखा, उन्होंने बोला बुला उस जज को ओपन कोर्ट में। कोर्ट में आया, आप नेट पे सर्च कर लो, आपको न्यूज मिल जाएंगे। बोला तुम्हें यहां से जेल में भेजेंगे हम 6 महीने के लिए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जो जज काम करता है उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट सिविल कंटेम्प्ट है सेक्शन 2B और 12 के तहत 6 महीने की सजा का प्रावधान है। सेक्शन 16 तो जजेस के खिलाफ स्पेशल सेक्शन है कंटेम्प्ट का। तो जस्टिस मार्कंडे काटजोड़ी का तुमको यहां से जेल में भेजेंगे। फिर वो हाथ पांव जोड़ने लगी तो उसके ऊपर पूरा डिटेल स्ट्रिक्चर और कहा कि ऐसे जजेस जुडिशरी से फेंक देने चाहिए, निकाल के फेंकने चाहिए इनको। इन्होंने हमारे ऑर्डर को ओवररूल कर दिया तो ये तो बचेगा क्या फिर न्याय फिर हायर आर्की ये वो बचेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट को ओवररूल नीचे का जज कर रहा है। तो फिर वो 2011 का जजमेंट है, वो उस पर ब्लॉग लिखा है, मैंने भेजा है आपको। तो वो एक हो गया। दूसरा किस्सा वो तो इससे भी बड़ा है। अगर आप उसको बोलेंगे भ्रष्टाचार का नमूना और केजरीवाल की केस को मैच करने वाला है वो मोहन सिंह का। हाँ एकदम परफेक्ट। आप हंसोगे यार यार कैसा हो रहा है। मोहन सिंह का केस था। मोहन सिंह के केस में उसने सुप्रीम कोर्ट के साथ में धोखाधड़ी किया, झूठा एफिडेविट दिया, झूठे डॉक्यूमेंट बना के कोर्ट में दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट फिरियादी बना। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंप्लेंट बनेगा, इन्होंने कोर्ट से फ्रॉड किया है। फिर उसमें केस फाइल किया निचली अदालत में। ये जो हमारे जस्टिस जितेंद्र सिंह साहब है, इनके जैसे निचली अदालत में सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार फिरियादी और वो मोहन सिंह, मतलब जो भी थे वो पर्सन, वो आरोपी। आगे जो क्या हुआ पता है आपको? नीचे का जज कहता है सुप्रीम कोर्ट की कंप्लेंट झूठी है, कोई केस नहीं बनता, एक्विट। उसको निर्दोष साबित कर दिया। फिर तुरंत में ऊपर के कोर्ट ने वो मैटर का रिवीजन लिया और उसमें उसको फिर 10 साल की सजा दिया उस आरोपी। अच्छा, तो ये अब मैं इसको अब मैं थोड़ा केस को रिलेट कर रहा हूं। मान लीजिए कि निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया। हाँ। और कोई मीडिया सिंगल मीडिया ग्रुप ये मुद्दा नहीं उठा रहा है कि लोअर कोर्ट ने आखिर कैसे बरी किया। खाली बरी नहीं किया बल्कि ये कहा कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई हो, कि उन्होंने फैब्रिकेटेड केस बनाया है, गलत केस बनाया है। इनके खिलाफ तो चार्ज जो है वो ट्रायल चलाने के लायक भी नहीं है, कोई कोरोबरेटिव फैक्ट्स नहीं है, ये निचली अदालत ने कहा है। तो सवाल ये है, फिर वहीं पर आ जाता है कि हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कैसे किया? अरे तो फिर मैं वही तो कह रहा हूं ना। और उस पे 2-3 अति विद्वान कॉमन मैन को बेवकूफ समझने वाले वो क्या फंडा लेकर आते हैं पता है क्या अपना? अरे वो बेल के ऑब्जर्वेशन थे, ये तो ये है, लेकिन उनको ये पता नहीं है। आपको मैं ऑब्जर्वेशन बताता हूं क्या थे। देखो, जो पीएमएलए रहता है, ईडी का जो केस है, सुनिए अभी ईडी के केस में अभी डिस्चार्ज ऑर्डर नहीं हुआ है, ये जस्ट सीबीआई के केस में हुआ है। ईडी का केस वैसा ही है। ईडी के केस में जो ऑब्जर्वेशन रहते हैं वो जब तक कोर्ट इस कंडीशन पे ना आ जाए कि उनको आरोपी के खिलाफ में प्राइमा फैसी केस है, तब तक कोर्ट उनको बेल नहीं दे सकता। तो अभी आपको बाकी तो छोड़िए फाइंडिंग, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई थे संजीव खन्ना साहब, इनकी बेंच के मैं ऑब्जर्वेशन बताता हूं। उसी ऑब्जर्वेशन को रिलाय करके दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल का पिटीशन डिसमिस किया था। तो क्या कहा था संजीव खन्ना साहब ने अपने ऑर्डर में? पॉइंट नंबर 1, जो इनके बीजेपी के प्रवक्ता आके जिन्होंने स्पीच दिया कि जो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा था सीबीआई के और ईडी के चार्जशीट में से 184 कुछ सिम इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे, मोबाइल भी डिस्ट्रॉय कर दिए थे।
कि बाद में रिकवर ना हो हम हमारे जो चार्ट है, जो ये है। और ना मैं पहले 2 लाइन में पूरा केस बताता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। हम्म, पूरा केस क्या था कि के कविता करके हम्म, अपना यहाँ की तेलंगाना की साउथ ब्लॉक की, शायद मेरे ख्याल से वो बेटी है क्या उनकी, अ, और वहाँ के जो सीएम थे पहले के केसीआर राव उनकी केस केसीआर की। हाँ शायद, हाँ या नहीं मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है जो भी है। हाँ, नहीं, हाँ, केसीआर की बेटी है। हाँ, तो उनके थ्रू लिकर माफिया ने कांटेक्ट किया अरविंद केजरीवाल से, हम्म, डील तय हुई। हम्म, 100 करोड़ रुपए कैश पहुंचाने के गोवा में, गोवा इलेक्शन में चाहिए आम आदमी पार्टी को, हम्म, काय के बदले में। हम्म, तो हम आपको क्या करेंगे, अभी जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है लीकर के हम्म, दिल्ली के, तो उनको हम जो अभी कमीशन 5% मिल रहा है वो कमीशन बढ़ा के हम 12% कर देते। हम्म, अब 12% कर देंगे तो तुम्हारे को अभी जो मिल रहा है कमीशन उससे एवरेज में 700,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा साल का मिलना शुरू हो जाएगा। हम्म, उसके बदले में आपने हमको इतना इतना रुपया देने का। हम्म, कोर्ट ने ऑर्डर में क्लियर लिखा, हम्म, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जो 100 करोड़ इधर पहुंचाए, 20 करोड़ उसके घर पे पहुंचाए, 10 करोड़ उसके घर पे पहुंचाए, टोटल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो है 338 करोड़। 338 करोड़ रुपए ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। इनकी जो आतिशी मार लेना आकर बार बार ये संजय सिंह आकर बोलते थे ना, फिगर बताओ फिगर बताओ, अरे सुप्रीम कोर्ट ने फिगर बता दिया ना, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इज 338 करोड़। वन थिंग। दूसरी चीज, इसमें ये जो था अपना आरोपी लोगों ने अपने जो भी है मोबाइल डिस्ट्रॉय वगैरह सब किए, तो जब ये विषय आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया का डिफेंस है कि ये जो सिम जो ये हुआ है, मोबाइल जो रिप्लेस किया है, वो जस्ट रेगुलर जो करते हैं वो वैसा किया है मैंने। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा, सुनो बोले आपके ऊपर एविडेंस डिस्ट्रॉय का आईपीसी 201 का चार्ज है, ये चार्ज जब ट्रायल चलेंगी उसमें एविडेंस लेट होंगे तभी डिसाइड होगा चार्ज सही है कि गलत है। और सुप्रीम कोर्ट को ओवर रूल करके नीचे का जज ऑर्डर में लिख रहा है कि ये केस ट्रायल का है ही नहीं, तो इससे बड़ा कंटेम्प्ट का केस क्या रहेगा। दूसरी और एक बहुत बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा, अभिषेक मनु सिंघवी साहब एडवोकेट है अरविंद केजरीवाल के, उनको एक सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखो ये प्रायः ऐसी सबूत है, आप उसके बारे में बोलो और ये बारे में बोलो कि जब पैसा जो प्रोसीड क्राइम है 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को गोवा में दिए गए, तो पूरी आम आदमी पार्टी आरोपी क्यों नहीं बननी चाहिए। सेक्शन 70 ऑफ पीएमएलए। तो आपके जो कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी है ना, तो इनके वकील साहब ने क्या बोला कोर्ट में, कोर्ट ने भी बहुत अच्छी तरीके से ऑर्डर में लिखा, उन्होंने बोला इस बात पे हम कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहते, हम कुछ नहीं कहना चाहते, बना दो, आपको आरोपी बनाना है तो पार्टी, समझे। तो ये जो चिल्लाते घूमते ना कि मोदी जी आप जवाब दो और ये अमित शाह आप जवाब दो, मेरे को वो बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, मुझे पॉलिटिक्स से कुछ लेन देन नहीं है, लेकिन ये जो कहते हैं ना कि आप जवाब दो, तो भाई आपको तो कोर्ट पूछ रहा है जवाब दो, नहीं तो जेल में जाओ, तो आप बोल रहे हैं कि मुझे जवाब नहीं देना उसमें।
तो अच्छा, तो मैंने अभिषेक मनु सिंह भी आदित्य ठाकरे में सीधा संबंध है। आदित्य ठाकरे को भी पूछता है तो कहता है कि मैं जवाब कोर्ट में दूंगा, और कोर्ट में आकर के एक बार एफिडेविट गलत फाइल किया, भाग गया, फिर पूछ रहा है कि भाई कोर्ट में, करा मैं नहीं दूंगा। हाँ, बराबर बराबर। तो अभी केजरीवाल का जो केस है सर, जिसमें हाँ, कि लॉ कोर्ट के जो जज साहब हैं, उनका कंटेम्प्ट साफ दिख रहा है। हम्म, अभी मुंबई हाई कोर्ट में 2 सप्ताह की मियाद अब शायद खत्म हो जाएगी, और आपको ये हाँ, बेटर होगा। और अब शायद होली भी खत्म हो गई है, इस सप्ताह हम्म, अभी अब आ जाएगा। तो ये जो बार-बार मान लीजिए कि उसी हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने भाई मांग दिया कि भाई आप रिप्लाई फाइल करो, और रिप्लाई के लिए कहा कि चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, कमिश्नर को, तो रिप्लाई लेके आ गया शैलेंद्र नगरकर। उस रिप्लाई पर कोई सिग्नेचर नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी ने और डीजीपी ने और मुंबई पुलिस कमिश्नर ने शैलेंद्र नगरकर को ऑथराइज किया है कि आप हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के तहत मैं नहीं फाइल कर पा रहा हूं, ऑन बिहाफ ऑफ अस प्लीज यू फाइल एफिडेविट। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है सर, इसको जरा दर्शकों को बताइए आप कि ये कितना बड़ा ग्रॉस इन कॉन्टेम्प्ट है, क्योंकि ये हाईकोर्ट का ही ऑर्डर है ना, हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि रिप्लाई इनको इनको फाइल करना है, उसमें नाम है बजाप्ता 9-10 लोगों के। तो फिर शैलेंद्र नगरकर ने रिप्लाई फाइल किया, और उसको हाईकोर्ट फिर सुन क्यों रही है, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों खड़ी हो रही है इनके इसमें, ये मैं समझना चाहता हूं। क्योंकि अब तो नुआंसेस दिख रहा है साफ साफ कि हाई कोर्ट बेल रिजेक्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, निचली अदालत ने कह दिया कि नहीं नहीं, इसके खिलाफ तो केस चलाने लायक भी केस नहीं है। तो ये अजीब तरह का ये जुडिशियल फंक्शनिंग चल रहा है देश में। ये मैं जानना चाहता हूं कि शैलेंद्र नगरकर ने आखिर किस हैसियत से रिप्लाई फाइल किया, उनकी सुनवाई हो क्यों रही है। सुनिए, पहली चीज, आप जो कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ निचली अदालत ने किया, लेकिन मैंने आपको एक उदाहरण बताया, वो हम्म, करने को दुस्साहस कर देते हैं उसको। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक का त्रावण करने बोला, इसको कहते हैं न्यायिक दुस्साहस। हम्म, हाँ, तो या फिर कभी कभी तो कई जज को बोला इट इज फुलिशनेस। हाँ, तो हाँ, 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 लेकिन करने को कर देते हैं। बाद में जो हाल होता है ना कि कोई हाँ, जेल में पकड़ा जाता जाता है। हाँ, अभी ये तो खुद नहीं, आप इनसे भी महान एक हमारे हाईकोर्ट जज होकर गए, है। जस्टिस कर्नन साहब। कर्नन साहब ने तो सुप्रीम कोर्ट के 7 जज का अरेस्ट वारंट निकाल दिया था। हाँ, और 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 बोला कि मैं एक दलित जज हूं, तो मेरे ऊपर तुमने जो कंटेम्प्ट का पिटीशन लगाया करके मैं खुद जज बन के तुम्हारे सारे जज को 5-5 साल की सजा सुनाता हूं। और कलेक्टर को दिल्ली कैलकाटा के कमिश्नर को बोला इनके सारे के पासपोर्ट जब्त करो, इनको कस्टडी में लो और जेल में भेजो। सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो ऐसा दुस्साहस करने को उसको वो जैसा इसने बोला था आपने, एडिसन ने, स्टूपिडिटी हैज नो लिमिट। और दूसरा जो है ना, दूसरा तो सर पॉइंट आप यह ये है। कह रहे हैं कि जैसे जैसे जज और वकील कर रहे हैं, उसी तरीके से शैलेंद्र नगरकर ने दुस्साहस कर लिया है कि भाई हाँ, मेरा कोई करेक्ट लेना करेक्ट। देना नहीं है, ऑर्डर हाईकोर्ट का ऑर्डर है जिसमें उनको रिप्लाई फाइल करनी है, तो मैं क्यों आ गया हूं। नहीं नहीं, उसका उसका भी है ना, उसके उसके ऊपर एक मस्त कोट है हम्म, कि जो ये है ना, इडियट्स आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और जो हाँ, ब्रिलियंट्स आर फुल ऑफ डाउट्स। डाउट। हाँ, तो जो बेचारा समझदार होता है वो 100 बार सोचता है, अरे मेरे से गलत तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। जो या तो इडियट होता है या तो फिर भ्रष्टाचारी होता है, अरे देखा जाएगा, कर डालो साला, जो भी होगा देखा जाएगा। तो मैं ऐसे भी क्यों बोल लोग रहा हूँ हैं। नीलेष जी, क्योंकि आपके इस खत से जो भी आपने कंप्लेन फाइल किया है दिल्ली में, और आपने चीफ जस्टिस को भी उसकी कॉपी भेजी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी भेजी है कि भाई ये जो निचली अदालत ने जो कहा कि केस चलने लायक ही नहीं है, हाँ, और अगर चलने लायक नहीं है तो हाई कोर्ट क्या कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही थी, तो उसी बिना पर मैं ये कह रहा हूं कि ये अभी तो यहाँ काफी हलचल हो गया है। दिल्ली में भयंकर माहौल ऐसा हो गया है कि नीलेश ओझा जी का खत आ गया,
और पूरा जुडिशियल इसमें चल रहा है कि ये जज सोचा था कि हम निकल जाएंगे कुछ बायां-दायां करके और हमको पब्लिसिटी मिल जाएगी और पॉलिटिकल पार्टी के दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर को हम रिहा कर रहे हैं, डिप्टी सीएम को रिहा कर रहे हैं, हम तो बड़ा हमारा ये होगा और कल हम हाई कोर्ट जज बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट जज बनेंगे, फिर कुछ गुल खिलाएंगे। लेकिन माननीय जज एक साहब के ऊपर आपने चेक कर दिया। हाँ, बोलिए। नहीं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और बताना भूल गया मैं। हम्म। वो क्या है, जो लोग वो सुन रहे हैं ना विषय, उनको एक पूरा पिक्चर क्लियर हो दीजिए। हाँ। दिल्ली के जज साहब ने और एक बात लिख दिया उसमें, हम्म। बोला कोई डायरेक्ट सबूत ही नहीं है कि अरविंद केजरीवाल और ये और वो मनीष सिसोदिया ये सब आरोपी एक दूसरे के साथ कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। हम्म। अब सुप्रीम कोर्ट के 50 जजमेंट है, उसमें क्लियर लिखा है कॉन्स्पिरेसी जो है ना, कोई ऐसा न्यूज चैनल पे बैठ के नहीं कॉन्स्पिरेसी तय करता है कि मुझे अभी कॉन्स्पिरेसी सीक्रेसी में ही होती है, उसका कोई हाँ। डायरेक्ट सबूत नहीं होता। और उसमें ये लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि कॉन्स्पिरेसी कैन बी प्रूव्ड बाय इन्फ्रेंस, एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन। उसको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं मैं। ये केस में उनकी कॉन्स्पिरेसी हुई, इसीलिए तो 5% की स्टैम्प जो कमीशन बढ़ा के 12% कर दिया ना, एक। हम्म। दूसरी चीज, इसीलिए तो 100 करोड़ वहां पहुंचे। अब 100 करोड़ पहुंच रहे आम आदमी पार्टी के इलेक्शन में, उनका मेन नेशनल का जो ये है हेड, वो अरविंद केजरीवाल है, मेन बेनिफिशियरी कौन है, वो है। तो इसको तो, और उसका डिसीजन मेकर भी वही है, सीएम था। तो तुम्हारा और जो भी थे उसमें लिकर पॉलिसी में मिनिस्टर कौन थे, सत्येंद्र जैन या जो भी थे, तुम्हारे मनीष सिसोदिया थे। तो ये जो है, ये एक एक चेन आ रही है, एक नॉर्मल सर्कल कंप्लीट हो रहा है, और कुछ जहां नहीं हो रहा है वहां एक्ट ऑफ कमीशन, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, एक्ट ऑफ ओमिशन, इसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया। अगर वो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर है, उसके नीचे का मिनिस्टर गुनाह कर रहा है, वो रोकने को असमर्थ है, तो चीफ मिनिस्टर एक्ट ऑफ ओमिशन में आईपीसी 107 में वो अबेटमेंट का आरोपी है, 120 का आरोपी है। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के लॉ बहुत क्लियर है, एक। और दूसरी चीज, आपने ये जो पॉइंट बोला ना कि ये जो पेड मीडिया है, ये तो सारा देश देख रहा है। अरविंद केजरीवाल के लिए मुझे एक रिपोर्टर ने बताया, उसको सपोर्ट करने के लिए XYZ पर्सन का अब्रॉड के एक सोर्स के थ्रू इनको मैसेज आता है कि ऐसी न्यूज अगर आप चलाओगे तो आपको हेल्प कर सकते हैं। आप समझ लो बाकी की बातें। हम्म। तो हाँ, तो ये जो लेफ्ट इकोसिस्टम बोलते हैं ना इसको, ये ऐसा इकोसिस्टम है। अब दूसरी चीज, आप मुझे इतना बताइए, सब चीजें बाजू में रखिए, ठीक है, ईडी का केस तो अभी पेंडिंग है। ऐसा मान के चलिए क्रिमिनल केस आगे प्रूव हो रहा नहीं हो रहा, ऐसा मान के चलिए नीचे का जज ही सही है, सुप्रीम कोर्ट के जज झूठे, बाजू में रखो उसको। लेकिन कॉमन मैन को नुकसान होके विशिष्ट लोगों को फायदा हुआ है। 338 या 340 करोड़ का एक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हुआ है, इतने करोड़ रुपए का किसी को बेनिफिट हुआ है, जो पैसा जनता के अकाउंट में जाना चाहिए था, सरकार के अकाउंट में जाना चाहिए था। तो इसमें क्लियर क्लियर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, बहुत जजमेंट है, लेकिन एक ही जजमेंट बताता हूं मैं जो इनकी केस कवर करता है। वो है शिव सागर तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और वो जजमेंट की खासियत यह है, 1996 का जजमेंट है, कि आपको याद होगा वो कौल, शीला कौल थी अपनी यूनियन मिनिस्टर केंद्र में। हम्म। तो शीला कौल जो यूनियन मिनिस्टर थी उस समय, उन्होंने अपने मिनिस्ट्री के पद का दुरुपयोग करके अपने जो भी डिपार्टमेंट के डिसीजन थे, ऐसे डिसीजन लिए कि खुद के रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुई, और आपको आश्चर्य होगा, ये पिटिशनर के वकील कौन थे?
पिटिशनर के वकील थे कपिल सिब्बल साहब। अभी तो वो भी डिफेंस नहीं है अभी उनके पास। तो उन्होंने आर्गुमेंट किया और सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अलग चलेगा और ये जो भी सरकार का नुकसान हुआ है आपको खुद के पर्सनल अकाउंट से देना है। मतलब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और जो भी उसमें आबकारी मंत्री थे तुम्हारे सत्येंद्र जैन जो भी थे, और आम आदमी पार्टी जिसने 100 करोड़ रुपए गोवा में यूज किया, तो ये सब की पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच करके बेच के नीलामी करके जो भी पॉसिबल है ये जनता का पैसा जनता के अकाउंट में जमा करना है। और एक बड़ी शॉकिंग बात, इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 1956 के सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा के जजमेंट को रिलाई किया और वो केस था यही लीकर के लाइसेंस का केस। उसमें वहां के जो स्टेट के प्रीमियर बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर जैसा अपने इधर चीफ मिनिस्टर है, वहां एक स्टेट का प्रीमियर होता है। तो प्रीमियर को बोला तुम्हारे वजह से जो नुकसान हुआ है, समझो यहां पर नुकसान किसका हुआ है, जो रिटेलर्स है, तो रिटेलर को एक्स्ट्रा कमीशन देना पड़ा ना। तो रिटेलर का जो नुकसान हुआ है वो नुकसान देने के लिए बाउंड है मिस्टर केजरीवाल एंड अदर्स, क्योंकि ये तुम्हारी जो पॉलिसी थी, पॉलिसी वाज नॉट इन गुड फेथ, स्टेट के भलाई के लिए नहीं थी, सिलेक्टेड लोगों का फायदा करा के देने के लिए थी। तो ये वही जजमेंट अभी स्क्वेयरली एप्लीकेबल यहां पर है। लेकिन आप एक गौर करो, इन लोगों की क्या सेटिंग होगी सरकार में, भले ये विपक्ष में है, प्राइम मिनिस्टर को गालियां दे रहे, होम मिनिस्टर को गालियां दे रहे, लेकिन इनकी सेटिंग देखो, अधिकारी ने सिर्फ चार्जशीट फाइल किया, रिकवरी प्रोसीडिंग क्यों नहीं फाइल किया? आप समझे क्या बात को? चार्जशीट में मेंशन होगा कि रिकवरी ये रहा, प्रोसीडिंग्स ये नहीं, चार्जशीट रिकवरी के लिए नहीं रहता है ना, चार्जशीट तो क्रिमिनल सजा के लिए रहता है कि इनको आईपीसी 409 में उम्र कैद आजीवन कारावास की सजा, उसके लिए चार्जशीट है। लेकिन पैसे का क्या है? पैसा तो जनता का है ना, जनता का नुकसान हुआ है ना, तो वो पैसे के रिकवरी का क्या? तो उसके लिए फिर हमने कल ईडी को, सीबीआई को, सबको, उनको भी पत्र लिखा है, माननीय राष्ट्रपति जी को लिखा है कि इनको डायरेक्शन दो, पैसे की रिकवरी करो। तो क्रिमिनल केस तो अलग चीज है, और वो नीचे के जज पे केस के कार्रवाई का वो अलग पत्र दिया है। तो ये टोटल सिनारियो है, ये कॉमन मैन को समझना जरूरी है। ये जो कट्टर ईमानदार जो केजरीवाल हैं, वो कितने कट्टर भ्रष्ट हैं। अब तो खैर निर्लज्जता से ये व्यक्ति बोलते रहता है कट्टर ईमानदार, हालांकि पूरी दुनिया जान गई है इसके बारे में। अब वो मेरा अच्छा, और एक बात, और एक बात, ऐसा मान के चलो सीबीआई झूठी है, तो फिर वो जज सिर्फ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्यों ऑर्डर कर रहा है सीबीआई के खिलाफ में? आईपीसी 211 का, परजुरी का, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का, 340 सीआरपीसी का, मतलब 379 बीएनएसएस का, वो प्रोसीडिंग स्टार्ट क्यों नहीं किया? तुमने कोर्ट में अगर झूठी चार्जशीट दी है तो आईपीसी 192 लगता है, वो 211 लगता है, वो प्रोसीडिंग क्यों नहीं स्टार्ट किया फिर? क्योंकि फिर उसमें एविडेंस आएंगे ना। इतनी दया क्यों दर्शा रहा है? नहीं, दया मतलब फिर तो डिरेक्शन इन ड्यूटी है ना। फिर मतलब मैं अगर किसी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करूं, भले अगर मेरी नजर में सीबीआई का अधिकारी आरोपी है झूठी चार्जशीट का, तो अगर मैं उसके ऊपर में ये सेक्शन में कार्रवाई बनती है, तो अगर कोई जज उस पर कार्रवाई नहीं करता है तो जज के खिलाफ आईपीसी 218 और 219 में उसके खिलाफ में 3 साल 7 साल की सजा का प्रावधान है। फिर अगर तू उनकी बात सही भी मानते तब भी जज आरोपी है फिर। नहीं, तो हम ये जानना चाहते हैं इसी आलोक में नीलेश जी, मैंने इसलिए ये कार्यक्रम करने का सोचा कि जैसे अभी आपने जो खत लिखा कि भाई ये जज जो है ये ग्रॉस कंटेम्प्ट किया है, और अभी आपने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया, भाई मान लेते हैं कुछ पल के लिए कि सीबीआई दोषी है,
तो दोषी है तो उसके खिलाफ तो एक्शन बनता है, एक्शन क्यों नहीं हाँ, किया? ठीक उसी आधार पर भाई मांगा गया था किसी और से रिप्लाई, शैलेंद्र नगरकर ने क्यों रिप्लाई किया? नहीं नहीं सुनिए, उस पे आता हूं मैं। देखो, वो गलती किया उन्होंने, लेकिन ऐसा मान के चलो टेक्निकली कि यही आया हुआ है और इन्होंने रिप्लाई दे दिया, उससे बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझे क्या? क्यों? क्यों? अरे तो 2 मिनट में स्टेट कह देगा कि नहीं ठीक है यार, क्योंकि ये विषय आया था उनके सामने, अपने सारंग कोतवाल साहब के पास, उनका ही ऑर्डर था। तो हाँ, कोतवाल साहब ने बोला मिस्टर ओझा ऐसा मान के चलो, यही आए हो इसने दिया, इनका एफिडेविट आया ना सरकार के थ्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसी को फाइनल मान के इसी की कार्रवाई करते हैं हम लोग। इनका गलत है तो इनके खिलाफ कार्रवाई, नहीं हम हमारा सिर्फ ये सही है। जानना चाहते हैं कि जब हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर होता है कि भाई इन पर्सन की आपको रिप्लाई फाइल करना है, तो या तो वो रिप्लाई फाइल करता है उनके हिसाब से, क्योंकि जब आप अभी पिटिशनर हैं सतीश साल्यान के, तो आप नहीं है, सतीश साल्यान पिटीशन फाइल कर रहा है, आप सिर्फ उनके उनके वकील है। फ्रंट वकील हैं बस। पूरा एप्लीकेशन तो सतीश साल्यान का है, सारा प्रेयर बराबर सतीश साल्यान का है ना? बराबर है ना? तो बराबर मैं ये बराबर कह है। रहा था कि भाई उनको कहा कि भाई चीफ सेक्रेटरी को फाइल करना है, डीजीपी को हाँ फाइल करना है, कमिश्नर को फाइल करना है। शैलेंद्र नगर का तो नाम ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि किसी हाँ। पब्लिक सीनियर पीआई जो है सो कर सकता है। ऐसा उसमें मेंशन रहेगा ना ऑर्डर में कि जो आईओ है वो कर सकता है। नहीं नहीं वो नहीं, सुनो, आपका टेक्निकली सही है, हाँ, लेकिन हमने क्या सोचा फिर, और क्या कितना खींचेंगे वो मैटर। जब वो कह रहे हैं ठीक है मैं हूं आयो, मैं हूं एसआईटी का मेंबर, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल। नहीं सर, अब मैं तभी तो मैं कह रहा हूं, जैसे आपने अभी पकड़ा है ना केजरीवाल को और उस जज को पकड़ा है, अभी आपने पकड़ा ना कि सीबीआई गलत है, तो गलत है तो तुमने कार्रवाई क्यों नहीं किया? तुम्हारे खिलाफ केस बनता है ना। जज जज ने अगर कोई कार्रवाई का ऑर्डर नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने से क्या होगा? भाई आपको कंफर्म हो गए और आपके वर्डिक्ट दे रहे हैं, आप बरी कर रहे हैं, आप एक प्रकार से बरी कर रहे हैं केजरीवाल को, मुख्यमंत्री को, और कोई मामूली आदमी को भी गिरफ्तार नहीं किया है सीबीआई ने, मामूली आदमी के खिलाफ केस नहीं चलाया है। तो तुमने एक, और सबसे बड़ी बात है कि जेल में रखा आपने मुख्यमंत्री को, इतना कट्टर हाँ। ईमानदार मुख्यमंत्री को जेल में रखा, फिर कितना कट्टर ईमानदार डिप्टी सीएम को जेल में 2 साल रखा, फिर स्वास्थ्य मंत्री को जेल में रखा, सबको जेल में रखा है। तब तो सीधा सीधा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो आपने आर्टिकल बताया, इस आर्टिकल के तहत गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, बात खत्म। तो वो क्यों नहीं हुआ? तो इसके लिए भी आपने प्रावधान बता दिया है कि जज ने अगर नहीं किया तो फिर जज भी जेल जाएगा, जज के खिलाफ भी हाँ है। कार्रवाई होगी, है ना? नहीं बराबर है तो मेरा हाँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि यहाँ तो ग्रॉस टेक्निकल बात में, सीधा टेक्निकल बात पकड़ रहा हूं कि ये शैलेंद्र नगरकर ने फाइल क्यों किया, बस। अभी हम क्यों है क्या है केस नहीं जाएंगे हम तो सीधा अब जुडिशरी को ठीक करने पर आ गए हैं ना अपन। हमने सिर्फ ये पूछना है कि भाई ये हाई कोर्ट का ऑर्डर था ना? था। था तो फिर शैलेंद्र नगरकर क्यों आया? नहीं नहीं वो ठीक है, वो सुनिए, वो मुद्दा है, उसमें उस पर कार्रवाई हो सकती है, वो एक अलग विषय, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं यार, उसमें उलझेंगे और पार्ट डेट आए, हियरिंग जाएगा, फिर मेन विषय रह जाएगा ना एफआईआर का फिर। चलिए, लेकिन हम जो उठा रहे हैं हाँ, मुद्दा वो सही है ना? सही है मुद्दा सही है, सही है, मुद्दा सही है। सही है। टेक्निकली हम सही हैं। हाँ हाँ। अच्छा, तो अब ये है कि होली खत्म हो गया है, तो आपने दस्तक दिल्ली में भी दे दी है और मुंबई में भी दे दी है। अब तो 1-2 दिन में आ जाना चाहिए तारीख, अगले सप्ताह तक आ जाएगी तारीख मेरे ख्याल से हियरिंग की। हाँ हाँ, वैसा आ जाएंगे आ जाएंगे। आ जाएगी ना? चलिए, बहुत-बहुत हाँ। शुक्रिया नीलेश ओझा जी, आपको बिलेटेड होली की शुभकामना। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप इसी तरीके से आपको लड़ाई भी लड़ते सभी को। रहिए। वैसे आपने दिल्ली में बहुत भयंकर आग लगा दी है, तो अभी दिल्ली दिल्ली दरबार में कोहराम मचा हुआ है। बहुत-बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्ते। मित्रों, एक बात तो तय है, नीलेश ओझा जी ने न सिर्फ केजरीवाल को घेरे में लिया है, मेरी इच्छा ये जानने की थी कि शैलेंद्र नगरकर ग्रॉसली कंटेम्प्ट कर चुका है, और मैं सिर्फ ये देख रहा था कि जब शैलेंद्र नगरकर को जेल भेजने की आर्गुमेंट होगी, तो उसका तकनीकी पक्ष कितना मजबूत है। ये अभी आपके सामने आ गया कि शैलेंद्र नगरकर के बारे में जो मेरी राय थी कि उसको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, वो कंफर्म है। और जब ये ट्रायल अभी शुरू होगा, ये पता चल जाएगा। बस
इस अगले सप्ताह का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।